आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। आज हम लोग एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। एक्चुअल में ऐसी स्थिति हुई थी कि ये कहीं से रिक्वेस्ट आया था किसी स्टूडेंट के द्वारा कि सर थोड़ा ये बताया जाए कि फिस्कल पॉलिसी और ये मॉनेटरी पॉलिसी के बीच यानी कि अंतर ये क्या होता है। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा ये टॉपिक होगा जिसके के ऊपर हम लोग एक एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो को हम लोग ये बना सकेंगे। तो इसी एक क्रम में इस वीडियो को ये बनाया गया है और इसको ये ध्यान से आप लोग ये देखेंगे तो आपको ये काफ़ी सारी बातें ये समझ में आएंगी। हाँ, ये जरूर है कि ये जो ये टॉपिक है तो यानी कि ये सामान्य तौर पे जो लोग यानी कि जो ये चलते फिरते जो मुद्दे होते हैं या वैसे मुद्दे ये जिनके के ऊपर लोगों का ये ध्यान बहुत ही जल्द आकृष्ट हो जाता है, ये उस प्रकार का मुद्दा नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई से ये जुड़ी हुई ये चीज़ है और ख़ास करके यानी कि इकोनॉमी से ये जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये इंफॉर्मेटिव है और एजुकेटिव है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यानी कि अच्छा होगा इस वीडियो को ये ध्यान से देखना। और इसके साथ साथ जो सामान्य लोग हैं तो सामान्य लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग इस ये वीडियो के माध्यम से, इसमें जो आपको ये बताया जाएगा उसके माध्यम से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये बेहतर होगी। तो दो टर्म्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आपने ये बोर्ड पे भी ये देखा होगा। एक जो टर्म है ये फिस्कल पॉलिसी और दूसरा ये टर्म है ये मॉनेटरी पॉलिसी। हम लोग यानी कि एक एक ये करके इसको हम लोग यानी आज के वीडियो में ये डिस्कस ये करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, जो नीचे लिखा हुआ है मौद्रिक नीति, हम लोग इसको ये बोलते हैं। तो मौद्रिक नीति होती क्या है एक्चुअली, और इसको ये बनाता कौन है, इसके उद्देश्य क्या है, तो इन चीजों को हम लोग ये देखेंगे। तो किसी भी ये देश के अंदर जो वहां की ये मौद्रिक नीति होती है, और इसको और थोड़ा इलेबोरेटिव अगर ये टर्म में ये बोला जाए तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी से बोलते हैं कि मौद्रिक एवं ये साख नीति। तो ये जो नीति होती है ये बनाती है ये किसी भी देश में वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके ये डोमेन में ये चीज आती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो एक्चुअल में यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये मौद्रिक नीति को ये बनाती है। और 2016 से ये पहले मौद्रिक नीति को बनाना यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना ये एक्सक्लूसिव ये डोमेन हुआ करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन ये 2016 में जो भारतवर्ष का आरबीआई एक्ट है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, जो कानून है 1934, उसमें एक अमेंडमेंट ला करके और एक संस्था का ये गठन किया गया है जिसको कि हम लोग ये बोलते हैं यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी यानी कि मॉनेटरी ये पॉलिसी ये कमिटी एमपीसी। और ये यानी कि ये भारत सरकार के द्वारा इसका ये गठन ये किया जाता है। 6 सदस्य होता है और जिसमें कि ये 3 सदस्य जो हैं वो आपको यानी कि आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं उनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। और जो आरबीआई से जो ये 3 सदस्य होते हैं उसमें आपको एक आरबीआई का ये गवर्नर होते हैं, फिर एक आरबीआई का एक मेंबर जो है वो आरबीआई के ये डिप्टी ये गवर्नर हैं और एक दूसरा अन्य अधिकारी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है एमपीसी में। और 3 जो हैं
ये भारत सरकार के द्वारा ये नामित यानी कि नॉमिनेटेड ये 3 सदस्य होते हैं जो कि आउटसाइड द आरबीआई वो होते हैं। वो आपको एकेडमिक से हो सकते हैं या गवर्नमेंट या सर्विस से हो सकते हैं या पब्लिक फाइनेंस के कोई जानकार व्यक्ति हैं या कोई इकोनॉमिस्ट हैं, उनको ये नामित ये किया जा सकता है। और ये जो एमपीसी है यानी कि मॉनिटरी या पॉलिसी या कमिटी, उसको ये मैंडेट दिया गया है, मतलब उसको ये यानी अथॉरिटी दी गई है कि वो यानी कि ये मॉनिटरी या पॉलिसी का निर्माण वो करे, यानी कि ये मौद्रिक नीति का वो निर्माण करे। तो ये तो हुआ कि मौद्रिक नीति यानी कि आपको यानी कि समझ लीजिए बनती है किस ये संस्था के द्वारा है। अब दूसरी एक बात होती है कि ये मौद्रिक नीति होती क्या है, ये मॉनिटरी पॉलिसी है क्या। तो मॉनिटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो मनी का सप्लाई है, यानी कि जितने अमाउंट में ये मनी जो है ये फ्लो कर रही है हमारी इकोनॉमी में, उसको ये नियंत्रित करना और उसको ये नियमित करना। तो इसके पीछे का यही उद्देश्य होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ये बना करके रखा जाए। यहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ये अर्थ हुआ कि इसको ऐसे समझिए कि अगर ये जरूरत से ये ज्यादा अगर ये मनी सप्लाई अगर हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में हो जाती है, यानी कि उतनी ये मनी सप्लाई हो रही है जिसकी कि ये जरूरत नहीं है, तो फिर वैसी स्थिति में ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशनरी ये प्रेशर को डालता है। और इन्फ्लेशनरी ये प्रेशर का ये मतलब हुआ कि ये मुद्रास्फीति ये बढ़ जाती है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। यानी कि सामान्य तौर पे इसका ये अर्थ हुआ कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जो प्राइस राइज है वो हो जाता है। तो जो ये मनी का ये सप्लाई जो है, ये मनी का सप्लाई एक यानी कि ये बैलेंस्ड मैनर में हमारी इकोनॉमी के अंदर ये रहना चाहिए। और जरूरत से ज्यादा अगर मनी सप्लाई हो जाती है तो वो इन्फ्लेशनरी वो प्रेशर को जनरेट करता है। और दूसरी तरफ जितनी ये जरूरत है अगर उससे ये कम अगर मनी सप्लाई हो रही है, यानी कि मनी सप्लाई की स्थिति है हमारी इकोनॉमी में, तो ये हमारी इकोनॉमी में यानी कि डिफ्लेशनरी प्रेशर को जनरेट करता है। यानी कि आप समझिए कि डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है, यानी कि इन्फ्लेशन से उल्टी स्थिति पैदा हो जाती है और ये भी ये नुकसानदेह होता है और इसमें ये प्रोड्यूसर को हानि होने लगती है। तो वैसी स्थिति में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये जरूरी है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ये अर्थ हुआ कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस इकोनॉमिक सिस्टम में मनी के सप्लाई को एक रीजनेबल मैनर में और एक बैलेंस्ड मैनर में ये रखा जाए, जिससे कि जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति यानी कि इन्फ्लेशनरी ये प्रेशर की भी स्थिति से बचा जा सके और डिफ्लेशनरी ये प्रेशर की भी स्थिति से ये बचा जा सके, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। और दूसरा आपको ये है कि यानी मॉनिटरी पॉलिसी इसलिए भी ये बनाई जाती है कि इकोनॉमिक ये ग्रोथ जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ये बूस्ट हो, यानी कि हमारा जो ये जीडीपी है, जो ये ग्रोथ रेट है, ये इंप्रूव हो। तो इसके लिए ये मनी सप्लाई का जो मैनेजमेंट है ये जरूरी हो जाता है इकोनॉमी में। तो एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है जहां पर कि ये मॉनिटरी पॉलिसी की ये जरूरत पड़ती है, यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी को ये डिवाइस करके आरबीआई या एमपीसी उसको बोले, वो इस चीज को सुनिश्चित करती है कि एक बैलेंस्ड मैनर में और एक रीजनेबल मैनर में ये मनी सप्लाई जो है वो कंट्री के अंदर वो बनी रहे, इकोनॉमी के ग्रोथ की स्थिति ये डेवलप हो
और उसके बाद से यानी कि जो आपको यानी कि इकोनॉमी के बैलेंस की स्थिति ये कंट्री में ये बनी रहे। अब इसके बाद से ये बात आती है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के ये टूल्स कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन चीजों का सहारा लेकर के या जिसको यानी कि रेगुलेट करके आरबीआई जो है ये मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। तो आप देखिएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी में वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे कि जो ये बैंकों की यानी कि हमारे देश के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन ये कॉमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है यानी कि ये लोन देने की जो ये क्षमता है उसको ये रेगुलेट ये किया जा सके। तो इसमें आपको जो ये पॉलिसी रेट जो है वो हम लोगों के कंट्री में वो रेपो रेट है, इसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट। तो ये पॉलिसी रेट है, इसका ये मतलब है कि रेपो रेट आप समझिए कि वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कॉमर्शियल बैंक्स को मीडियम टर्म का या शॉर्ट टर्म का वो लोन्स जो है वो ये प्रोवाइड करती है। और यानी कि रेपो रेट के माध्यम से जो ये लोन ये दिया जाता है ये कॉमर्शियल बैंक्स को, उसमें ये कोलैटरल की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपने पास जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो खरीद करके रखते हैं उन्हीं ये गवर्नमेंट या सिक्योरिटीज को कोलैटरल यानी कि मॉर्गेज के रूप में वो इस्तेमाल करके और आरबीआई से वो यानी कि वो जरूरत पड़ने पे वो ऋण लेते हैं। तो अब आप देखिए कि रेपो रेट का निर्धारण जो है वो आरबीआई करती है। इसका यह मतलब हुआ कि वो इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पे यानी कि आरबीआई जो है ये लोन प्रोवाइड कर रही है ये कॉमर्शियल बैंक्स को, तो रेपो रेट में यानी कि परिवर्तन करके आरबीआई जो है वो मार्केट के अंदर ये जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक्स जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोन्स जो हैं वो मार्केट के अंदर वो देते हैं। जैसे होम लोन हुआ, जैसे कि ये पर्सनल ये लोन हुआ, जैसे कि एजुकेशनल ये लोन हुआ। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोन्स जो है ये कॉमर्शियल बैंक से मार्केट में देते हैं, ये उनका बिजनेस ही है। तो उन सारे ये लोन्स पे ये जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो सारा इंटरेस्ट वो इनडायरेक्टली वो गाइडेड होता है, वो कहां से, तो रेपो रेट से। तो इसलिए वो इसलिए गाइडेड होता है या इसलिए वो रेगुलेटेड होता है कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे यानी आरबीआई जरूरत पड़ने पे ये कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। तो किसी भी परिस्थिति में आप देखिए कि कॉमर्शियल बैंक्स अगर वो किसी भी प्रकार का वो लोन देने के लिए जाएंगे मार्केट में वो जनरल कस्टमर्स को, तो वो कभी भी उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा ये रेपो रेट से ये कम नहीं हो सकता है, हमेशा वो रेपो रेट से ऊपर ही वो रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट में वो बदलाव करके वो मार्केट के अंदर जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उन सारे इंटरेस्ट रेट को वो इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस कर देती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने अगर ये रेपो रेट को ये बढ़ा दिया तो इसका ये सीधा सा असर पड़ेगा मार्केट के अंदर जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी कि सारे ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को रेज कर देंगे। यानी कि लोन जो है यानी कि ये कॉस्ट ऑफ ये क्रेडिट जो है ये मार्केट में ये बढ़ जाएगा। तो लोग जो है वो डिस्करेज होंगे, डिमोटिवेट होंगे वो लोन लेने के लिए, जिससे कि ये मनी सप्लाई जो है ये आपको ये कम जाएगी इकोनॉमी में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोन्स भी जो है वो एक प्रकार के डिमांड डिपॉजिट्स है
और ये मनी सप्लाई के वो पार्ट हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आरबीआई ये रेपो रेट को अगर ये घटा देती है तो इसका जो असर होता है, जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है आपको इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, तो जितने भी ये कॉमर्शियल बैंक्स होंगे वो अपने इंटरेस्ट रेट को, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का जो लोन दे रहे हैं वो मार्केट में, उन इंटरेस्ट रेट को वो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस कर देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट के अंदर ये कॉस्ट ऑफ ये क्रेडिट जो है वो घट गया, लोन लेना ये सस्ता हो गया। तो लोन लेना ये सस्ता हो गया तो सामान्य जो लोग हैं वो ज्यादा इनकरेज होंगे वो लोन लेने के लिए, जिससे कि ये मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो आप देखिए ये पॉलिसी रेट है, मतलब इसको ये पॉलिसी रेट इसलिए बोलते हैं भारतवर्ष में कि ये वो इंटरेस्ट रेट है, यानी रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे ये करके आरबीआई जो है वो मार्केट के अंदर ये जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि ये कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो लगाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोन्स के ऊपर, उनको वो ऊपर नीचे वो कर देती है। और अगर वो रेपो रेट को ऊपर कर देगी, इसका ये मतलब है कि मनी सप्लाई ये घट जाएगा इकोनॉमी में। रेपो रेट को अगर नीचे कर देगी तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मेन जो आपको इंस्ट्रूमेंट है, आपको रेपो रेट है, बैंक रेट भी होता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है ये मॉनेटरी पॉलिसी का। फिर आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इसका यह अर्थ हुआ कि आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की जो ओपन मार्केट में जो खरीद बिक्री करती है, उसी ये प्रोसेस को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट को, यानी कि मनी सप्लाई को अगर ये बढ़ाना होगा तो गवर्नमेंट ये सिक्योरिटी को वो ये परचेस करने लगेगी, यानी आरबीआई। तो जब ये परचेस करेगी तो लिक्विडिटी जो है, यानी कि ये कैश का फ्लो जो है ये मार्केट के अंदर ये बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो फिर यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसको वो ये सेल करेगी, यानी मार्केट में। तो जब ये आपको ये सेल करेगी तो फिर वैसी स्थिति में लोग या इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ये खरीदेंगे, तो लोगों के पास से ये यानी कि कैश निकल करके वो आ जाएगा कहां पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिससे कि मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो आपको ये रिड्यूस होगी। तो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। दो आपको यानी कि ये रिजर्व ये रेशियोज भी है। एक को बोला जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एसएलआर, स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सीआरआर का ये मतलब समझिए कि बैंकों के पास ये जो भी ये डिपॉजिट से जा रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है ये हर एक ये कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ये रखना होता है। तो उस ये परसेंटेज में ये बदलाव करके जो बैंकों की जो लोन देने की क्षमता होती है उसको अफेक्ट कर देती है आरबीआई। जैसे मान लीजिए कि ये सीआरआर को उसने ये बढ़ा दिया आपको आरबीआई ने, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये ज्यादा अमाउंट में ये पैसा जो है वो रखना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक्स को। ये किसके पास? तो आरबीआई के पास। यानी कि ये बैंकों के पास लोन देने के लिए जो फंड्स हैं उसमें ये कमी आएगी, जिससे कि ये मनी सप्लाई ये घटेगा। अगर सीआरआर को घटा दिया, इसका ये मतलब है कि ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास अब ये ज्यादा अमाउंट में ये फंड ये बचेंगी, जिसको कि वो लोन वो दे सके मार्केट में, तो मनी सप्लाई ये बढ़ेगी। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है एसएलआर, स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में बोलते हैं ये सांविधिक ये तरलता अनुपात। मतलब एक तो ये सीआरआर का रिक्वायरमेंट है ही, और सीआरआर ये कितना होगा इसको ये डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक उसी प्रकार से एसएलआर को भी डिसाइड करता है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एसएलआर में यह रिक्वायरमेंट होती है कि आरबीआई ने ये जितना भी एसएलआर ये फिक्स किया, इसका यह मतलब है कि ये बैंकों के पास जो भी एसेट्स हैं, और ये बैंकों के पास एसेट्स से मेनली क्या है, जो उनके पास ये डिपॉजिट्स जा रहे हैं, तो उसका ये सर्टेन परसेंटेज जो है ये बैंक्स को अपने ही पास ये कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ये खरीद करके अपने पास ये रखना होता है। उससे वो बिजनेस वो नहीं कर सकते। यानी कि एसएलआर के अगर परसेंटेज को अगर आरबीआई ये बढ़ा दे, इसका ये मतलब है कि ये ज्यादा पैसा ये लॉक हो जाएगा ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास, और यानी मनी सप्लाई ये घट जाएगी। यानी कि ये बैंकों की जो ये क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, यानी कि लोन देने की जो क्षमता है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसके उल्टा अगर एसएलआर को ये घटा दे अगर आरबीआई, तो फिर वैसी स्थिति में यानी कि ये बैंकों के पास ये ज्यादा फंड्स उपलब्ध होगा जिसको कि वो लोन के रूप में वो मार्केट में दे सकते हैं, और इस प्रकार से ये मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो ये सब ये मॉनेटरी पॉलिसी के ये टूल्स है, जिसमें आपको ये बैंक रेट आता है, लेकिन आपको ये बैंक रेट से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेट है वो हमारे कंट्री में वो रेपो रेट है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। और रेपो रेट होता क्या है ये हमने आपको बता दिया। तो इसमें ये फेर बदल करके ये बदलाव करके आरबीआई जो है ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है मार्केट में। फिर आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, फिर आपको ये सीआरआर है, एसएलआर है। तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से या इन सब सारे चीजों में ये फेर बदल ये करके, यानी कि जैसी भी स्थिति हो, अगर मान लीजिए कि ये मनी सप्लाई को ये घटाना है, यानी कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन अगर ये ज्यादा हो गया है, मुद्रास्फीति ये ज्यादा हो गई है, मनी सप्लाई ये ज्यादा हो गई है, तो फिर वैसी स्थिति में वो सीआरआर को बढ़ा देगा, एसएलआर को बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, यानी आरबीआई। तो मनी सप्लाई यानी रिड्यूस होगी। अगर मनी सप्लाई को अगर यानी कि घटाना है, अगर ये बढ़ाना है, तो इन सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यानी कि वो सीआरआर को घटा देगा, एसएलआर को घटा देगा, रेपो रेट को घटा देगा। तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और मनी सप्लाई इस प्रकार से इंक्रीज होगी कि जो ये बैंकों की ये कॉमर्शियल बैंक्स की जो ये क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, वो ये क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को अफेक्ट करके, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको ये बनाने का ये डोमेन जो है वो यानी कि ये प्राइमरली जो है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये मनी सप्लाई का मैनेजमेंट, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी रह सके, जो प्राइसेस है वो ये कंट्रोल में रह सके, और इकोनॉमी के ग्रोथ को ये बूस्ट किया जा सके। तो इसके लिए आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और इसका ये समय समय पे यानी कि जो निर्धारण है वो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमने ये बोला कि अब तो एक डेडिकेटेड ये संस्था ही बन गई है जिसका नाम है एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ये कमेटी। 2016 में इसका गठन हुआ था। ये संस्था जो है वो डिसाइड करती है। 6 लोगों की कमेटी है। मान लीजिए कि किसी मामले के ऊपर अगर यानी कि टाई हो जाए, मतलब ये 3-3 लोग मान लीजिए कि किसी डिसीजन के ये पक्ष और विपक्ष में है, तो उस समय जो कास्टिंग वोट होता है वो देने का अधिकार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या गवर्नर के पास होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये मतलब है। अभी के डेट में मतलब ऐसी आशा है कि यानी कि इसी जून में आपको ये 4, 5 या 6 जून में आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये बैठक होने वाली है,
और चूंकि ये भारतवर्ष में अभी इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, ये 4% से ये नीचे चल रहा है मुद्रास्फीति की दर, तो वैसी स्थिति में ये आशा की जा रही है कि अभी जो रेपो रेट है यानी कि वो 6% है, तो ऐसी आशा की जा रही है कि इसमें ये 25 ये बेसिस पॉइंट्स कई इसमें ये कमी ये किया जा सकता है, यानी कि रेपो रेट ये घट करके ऐसी संभावना है, ये प्रबल संभावना है कि ये 5.75% हो जाएगा। इसका मार्केट के ऊपर ये असर पड़ेगा कि ये कॉस्ट ऑफ ये क्रेडिट जो है वो ये कम होगी, मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक्स जो है वो ज्यादा आसान शर्तों पे वो ऋण उपलब्ध करवाएंगे ये लोगों को, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ये कस्टमर को, और जिससे कि यानी कि जो ये मनी का ये फ्लो है यानी कि मार्केट में वो ज्यादा यानी कि वो आपको यानी स्मूथ होगा। और इसके पीछे का ये लॉजिक है, इसको बोला जाता है एकोमोडेटिव या मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जब इन्फ्लेशन ये कंट्रोल में हो तो इंटरेस्ट रेट को नीचे कर दिया जाता है, जिससे कि यानी कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ये बढ़े। जब मनी सप्लाई ये बढ़ेगा तो ये कंजम्पशन भी बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ये बढ़ेगी, जो कि इकोनॉमी के ग्रोथ को यानी ऊपर ले जाएगी, उसको ये बूस्ट करेगी। तो ऐसी आशा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश के ये सेंट्रल बैंक के पास, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है कि ये मनी सप्लाई को ये कंट्रोल करना, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये बनी रहे और इकोनॉमिक ये ग्रोथ जो है वो हमारी कंट्री के अंदर हो सके। तो आशा है आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी ये समझ में आया होगा, और जरूरत होगी तो एक दो वीडियो और इसमें ये बना देंगे हम। अब एक दूसरा टर्म आता है ये फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो जहां पे भी राजकोषीय वर्ड आएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि इट हैज समथिंग टू डू विद द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जहां कहीं भी राजकोषीय वर्ड आएगा तो आप इस चीज को ये समझ जाइएगा कि यहां ये कुछ ना कुछ मामला जो है ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी कि ये गवर्नमेंट के ये व्यय और उसकी आय यानी उसके राजस्व से संबंधित ये मामला है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना ये बजट बनाती है और उस ये बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये टैक्सेशन की पॉलिसी होती है। हम लोग जानते हैं कि जब ये बजट यानी प्रस्तुत किया जाता है या सरकार जब ये बजट का निर्माण करती है, बजट को जब ये पार्लियामेंट पे प्रस्तुत करती है, हम सारे लोग सुनते रहते हैं कि ये कौन सा ये टैक्स हुआ, कितना रेट लगा है, वो क्या स्लैब है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू यानी टैक्सेशन की जो पॉलिसी है, यानी कि सरकार अपने लिए आय का जुगाड़ ये कहां से कर रही है, वो किन किन प्रकार के ये टैक्सेस को लगा रही है, उनके स्लैब्स क्या हैं, टैक्स का नेचर कैसा है, और दूसरी तरफ यानी सरकार के एक्सपेंडिचर की नीति क्या है, यानी कि सरकार के ये व्यय की नीति क्या है। तो इसका जो है ये सरकार हम लोग जानते हैं कि अपना ये बजट जो है वो 1 साल के लिए बनाती है, यानी एक आगे वाले अपकमिंग ईयर के लिए सरकार अपनी ये बजट को बनाती है। तो उस ये बजट में जो सरकार की आय और व्यय की जो नीतियां होती हैं, जिसको कि बजटरी पॉलिसी बोलते हैं, या उसी को ये सरकार की फिस्कल पॉलिसी भी हम लोग बोलते हैं, यानी कि सरकार की ये टैक्सेशन की पॉलिसी और सरकार के एक्सपेंडिचर की जो नीतियां होती हैं, इन्हीं को हम लोग ये फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और इसका उद्देश्य ये होता है, यानी कि सरकार अपने फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से बनाती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि इकोनॉमी का जो मैक्रो मैनेजमेंट है वो हो सके। इकोनॉमी के अंदर यानी
कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके, जो वेलफेयर या प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हो सके, जहां पे यानी कि हमारे देश के जिस क्षेत्र में इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो वहां पे यानी कि पॉलिसी में ये शिफ्टिंग करके वहां पर भी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके, जिससे कि रीजनल बैलेंस की स्थिति ये बनी रहे। तो इकोनॉमी का जो ये मैक्रो मैनेजमेंट है, इस चीज को ये साधने की ये कोशिश की जाती है आपको ये सरकार की ये फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, जो राजकोषीय नीति होती है, ये सरकार के द्वारा बनाई जाती है। और सरकार की जो आय और व्यय की जो नीति है, यानी कि सरकार की जो ये टैक्सेशन और जो एक्सपेंडिचर की नीति है, उसको हम लोग ये फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसका उद्देश्य इकोनॉमी का मैक्रो मैनेजमेंट है कि इकोनॉमी के अंदर ये ग्रोथ ये बना रहे, जो इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी है, हमारी कंट्री की विश्वसनीयता वो बनी रहे, हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सके, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो एक यानी कि डॉलर के टर्म में जो एक्सचेंज रेट है वो एक रीजनेबल वो लिमिट के अंदर वो रहे। तो जो ये मैक्रो ये वेरिएबल्स होते हैं हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले, उसको एक रीजनेबल यानी बैलेंस्ड स्थिति में रखना, ये आपको उद्देश्य होता है ये सरकार की ये फिस्कल पॉलिसी का। यानी ये सरकार बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो बनाता है। इसका उद्देश्य जो है ये मनी सप्लाई को मैनेज करना है। यानी मॉनिटरी पॉलिसी का उद्देश्य ये मनी सप्लाई को ये कंट्रोल में रखना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना है, प्राइस को कंट्रोल में रखना है और इकोनॉमी के ग्रोथ को ये बूस्ट करना है। तो आशा है, हालांकि ये एक बहुत ही ये लंबा ये टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन एक इनिशियल आइडिया हमें यानी कि ऐसा लगता है कि आप अगर इस वीडियो को ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में ये वीडियो आएगा। एक बार दो बार ये सुनिए। अगर आपके कुछ ये क्वेरी हैं तो आप ये कमेंट कर सकते हैं, तो उस ये विषय के ऊपर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं उन चीज़ों को ये क्लियर करूं। और ये काफ़ी एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है, क्योंकि यानी कि वीडियो बनाने को हमने ये शुरू में ही बोला था कि वीडियो बनाने के लिए हम लोग ये वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि यानी कि ऐसा थोड़ी है कि ये किसी भी मामले के ऊपर ये कुछ भी आदमी बोल दे, ये क्योंकि आजकल एक प्रकार से ये सेंसेशन को ये क्रिएट करना या एक प्रकार से वैसी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आदमी के ये मन की प्रवृत्ति होती है कि जितनी ये ट्रैश चीजें होती हैं, यानी कि ये नॉन सीरियस ये चीजें होती हैं, वो सब चीजें हमारे मन को बहुत ही ये जल्दी आकर्षित करती हैं। तो अगर कोई ये कॉमेडी शो हो जिसमें कि ये गाली गलौज का इस्तेमाल हो या इधर उधर की बातें, तो वो सब सारी चीजें एक बारगी जो है वो मनुष्य के मन को वो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उससे कुछ ये भला उला होने वाला है नहीं। उससे बेसिकली हम लोगों का ही ये मोरल डिग्रेडेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो को बनाया जा सके, जिसका कि कुछ मूल्य हो, कुछ ये वैल्यू हो, और जिससे कि एक अच्छा ये मैसेज जाए खास करके यूथ के बीच में, और जिससे कि जो बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई के प्रति वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। यही हम लोगों का मकसद है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ये लंबा हो जाएगा। अब फिर अगले दिन हम लोग ये किसी और इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से ये प्रस्तुत होंगे। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।